हम सबों के मार्गदर्शक सम्माननीय हृदयनाथ जी, इस अवसर पर उपस्थित इस प्रकोष्ठ के सम्माननीय प्रभारी श्री राजश्याम गुप्ता जी, राष्ट्रीय संयोजक श्री मंकेश्वर सिंह जी, सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मंकेश्वर जी को, प्रकोष्ठ के सभी सम्मानीय पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा कि जिनके कारण आप सबों के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, हमारे देश में 6,40,000 से अधिक गांव हैं, जहां 70% जनता निवास करती है। ग्रामीण समुदाय में पशुपालन हमेशा से ही हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा रहा है। दूध उत्पादकों, भारवाहक पशुओं, जैव उर्वरक, जैव ईंधन, जैव कण बनाने तथा मानव स्वास्थ्य के लिए अन्य उपयोगी उत्पादों को तैयार करने में देसी गौवंश का उपयोग होता है। इसके साथ ही ये भूमिहीन और संसाधनहीन किसानों के लिए उनके आजीविका का साधन भी है। 18वीं पशु गणना जो 2007 में हुई थी, उसके अनुसार भारत में लगभग 199 मिलियन गौवंश की संख्या थी, जिसमें 166 मिलियन देसी और 33 मिलियन संकर विदेशी नस्ल के गौवंश हैं। यानी 17%। एक बार माननीय गडकरी जी का जोरदार ताली बजाकर हम सब स्वागत करेंगे। तो 17%। सत्रह प्रतिशत विदेशी नस्ल की गायें और 83% देसी नस्ल की गायें अपने देश में विद्यमान हैं। पिछले कुछ दशकों में प्रजनन नीति में परिवर्तन तथा कुछ उन्नत नस्लों को अपनाने के कारण हमारे गौ नस्लों की विशिष्ट जैव विविधता में कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर देसी गायों से पर्याप्त वर्तमान दूध उत्पादन मात्र 2.36 किलोग्राम प्रतिदिन है। इसके बावजूद खास बात यह है कि वर्ष 13-14 के दौरान दूध के राष्ट्रीय पूल में देसी गायों का उल्लेखनीय योगदान भी रहा है। इसके अतिरिक्त दूध उत्पादन ही अकेला मापदंड नहीं है जिसके आधार पर देसी गायों के महत्व का आकलन होना चाहिए। उनमें कई विशिष्ट जीन पाए जाते हैं जो उच्च ताप सहिष्णुता, तीव्र रोगों के प्रति बढ़ती प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम लागत में बेहतर आहार परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही खेती तथा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में उनका योगदान अतुलनीय है। इसके अलावा हम इस तथ्य को भी नहीं नकार सकते कि भारतीय गौवंश का कई अन्य प्रकार के उत्पादों में भी भारी योगदान है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए औषधीय महत्व वाले पंचगव्य उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। अनुपयुक्त प्रजनन नीतियों तथा कुछ खास नस्लों के प्रति उपभोक्ताओं की पसंद के कारण पिछले कुछ वर्षों में पशुओं की घटती हुई संख्या को देखते हुए देसी जो जर्म प्लाज्म का संरक्षण है वह भी बहुत जरूरी है। हमारे देश में पशु सुधार कार्यक्रमों में लगी हुई विभिन्न एजेंसियों के पास अच्छा बुनियादी ढांचा है। हमारे पास गैर सरकारी क्षेत्र में 4,000 से अधिक गौशालाएं हैं, जिसमें लगभग 20 लाख देसी गायों का रखरखाव किया जाता है। हालांकि इन गौशालाओं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके साथ ही हमारे पास 161 पशु प्रजनन फार्म, 54 बीज उत्पादन केंद्र, 191% बीज बैंक, 77,765 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, कई पशु चिकित्सालय, अस्पताल, पॉलीक्लिनिक तथा चिकित्सालय हैं। अधिकतर राज्यों में पशुपालन विभाग तथा पशुधन विकास बोर्ड गठित किए गए। गैर सरकारी संगठन प्रजनन एसोसिएशन
माननीय रामलाल जी का स्वागत हम ताली बजा करेंगे जोरदार। गैर सरकारी संगठन, प्रजनन एसोसिएशन, किसान समूह तथा चरवाहों जैसी सहयोगी भी देसी गाय के नस्लों के प्रजनन और संरक्षण में योगदान देते हैं। इनमें से कई गौशालाएं अपने संसाधनों के द्वारा उपयुक्त प्रजनन योजनाओं में भारतीय गोवंश के संरक्षण हेतु योगदान कर रही है। पशुपालन प्रक्रियाओं के बारे में हमारे पास प्राचीन परंपरागत ज्ञान का समृद्ध भंडार है। इनमें से कुछ ने मूल्यवर्धन तथा गोबर मूत्र सिंह जैसे उत्पादों के प्रयोग के द्वारा इन आनुवांशिक संसाधनों की उपयोगिता को प्रदर्शित भी किया है। हालांकि दुर्भाग्य से इनमें से अधिकांश अपनी आदर्श अवस्था में नहीं है। उन्हें वित्तीय तथा तकनीकी सहायता की नितांत आवश्यकता है। व्यावसायिक फॉर्म प्रबंधन और बेहतर आहार के द्वारा भारत में देसी नस्लों की उत्पादकता में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। इसके लिए देसी नस्लों का संरक्षण और उनमें सुधार लाना आवश्यक है। हमने पहले भी कहा है कि इस देश के अंदर 17% विदेशी नस्ल की गायें और 83% देसी नस्ल की गायें। विदेशी नस्ल की गाय उनके उत्थान के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन, इससे किसी की असहमति नहीं हो सकती। लेकिन जो 83% गाय, जो बहुत बड़ी संख्या में, यदि उनको विकसित करने में यदि सरकार की भी ताकत लगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के अंदर दूध की नदियां बहाने वाली जो पुरानी कथा है वो चरितार्थ हो सकती है। और इसी दृष्टि से अपनी सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य स्थापित किया है। इसके माध्यम से जो हम उनको संरक्षण और संवर्धन की योजना बनाए हैं, जिसके प्रकार की चर्चा आगे भी होगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसमें देसी नस्लों का विकास और संरक्षण, देसी गायों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम प्रारंभ करना ताकि उनकी आनुवांशिक संरचना में सुधार और संख्या में वृद्धि हो सके, दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, महत्वपूर्ण देसी नस्लों जैसे गिर, साहिवाल, राठी, दोयनी, थरपाकर, रैंड, सिंधी का उपयोग करके गैर वर्णित नस्लों का सुधार और प्राकृतिक सेवाओं के लिए उच्च आनुवांशिक गुणों वाले रोग मुक्त साँढ़ों का वितरण। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 12वीं पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रुपये की लागत के साथ राष्ट्रीय गोवंश प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया जाएगा। वर्ष 2014-15 में देसी नस्ल के विकास, सुरक्षा और संरक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इस मिशन को राज्य सरकारों की कार्यान्वयन एजेंसियां जैसे पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से चलाया जाएगा। इस योजना की निगरानी का कार्य राज्य स्तरीय गौ सेवा आयोगों को सौंपा जाएगा। इस कार्यक्रम में CFF-PTI, CCBF, ICAR, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, गैर सरकारी संगठन एवं सहकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा, जिसका गौवंश के विकास में योगदान है। इस मिशन के तहत निम्न प्रकार के कार्यों के लिए धन के आवंटन करने का तय किया गया है। पहला तो प्रजनन की स्थापना, दूसरा देसी नस्ल के लिए साढ़ मौर फार्मों का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन क्षेत्र में फील्ड प्रदर्शन रिकॉर्डिंग की स्थापना, उत्कृष्ट जनन सामग्री के भंडारण वाली गौशालाओं को सहायता, अधिक संख्या वाली नस्लों हेतु वंश चयन कार्यक्रम, प्रजनक समितियों की स्थापना, प्राकृतिक सेवा के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवांशिक गुणों वाले साँढ़ों का वितरण, उत्कृष्ट देसी नस्लों का रख रखाव करने वाले किसानों को प्रोत्साहन। इस बार जब कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह जो साल में एक बार किया जाता है, जिसमें पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भी जो उत्कृष्ट रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, तो किसी न किसी नाम पर उनको पुरस्कार दिया जाता है। अगले वर्ष तय किया है कि जो गौ पालन में भी, देसी गौ नस्ल पालन में भी देश का जो सर्वोत्तम किसान होगा, उसको भी बलिराम कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
तो उत्कृष्ट देसी नस्लों का रख रखाव करने वाले किसानों को प्रोत्साहन, हिपर पालन कार्यक्रम, प्रजनन समितियों को पुरस्कार, देसी दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिताओं का आयोजन। ये देसी गाय जो किसान पालन करेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन जो किसान कर पाएगा, जो गाय पालक कर पाएंगे, गोपालक कर पाएंगे, उनके बीच भी प्रतियोगिताओं का आयोजन नीचे की इकाइयों के स्तर पर भी किया जाएगा। गौवंश के विकास में लगे संस्थानों में कार्यरत तकनीकी और गैर तकनीकी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभी आयोजन किया जाएगा। जो सहकारी संगठन या सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन या गाय ग्राम या गौशालाओं में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था इस जो गोकुल मिशन के अंदर की गई है। गोकुल ग्राम योजना के तहत देसी नस्लों के प्रजनन क्षेत्र में समेकित गौवंश प्रजनन केंद्र के रूप में गौ ग्राम स्थापित करने की योजना है। गौ ग्राम देसी नस्ल के विकास के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा और प्रजनन क्षेत्र में किसानों को इन गौवंश की आपूर्ति हेतु संसाधन का काम करेगा। A2 दूध, कार्बनिक उर्वरक, वर्मी कंपोस्टिंग, मूत्र और अवसवान की बिक्री और घरेलू उद्योग के लिए बायोगैस से बिजली का उत्पादन और पशु उत्पादों की बिक्री से गोकुल ग्राम अपने आप में आत्मनिर्भर और आर्थिक संसाधनों को उत्पन्न करेंगे। अब ऐसी प्रेरणा जो हमें आई, वो जो कानपुर के अंदर जो चल रहा है काम, उसके पूरे जो संचालन मंडल है और हमारे अधिकारियों ने बैठकर उसका गहन अध्ययन किया और उसके बाद इन बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। इसी प्रकार से गुजरात के अंदर कैटल हॉस्टल का निर्माण किया गया है। हमारे अधिकारी वहाँ भी गए थे। फिर भोपाल के अंदर जो अपना काउ सेंचुरी बना है, वहाँ भी हमारे अधिकारी गए। तो इन तमाम तत्वों को इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। प्रत्येक गोकुल ग्राम की स्थापना सरकार, गैर सरकारी संगठन, सहकारी संगठन या पीपी मोड में की जाएगी। इसमें दुधारू और जो दुधारू गाय नहीं हैं उसका 60 और 40 के अनुपात में रखा जाएगा जो गौ ग्राम बनेगा उसमें, और उसकी क्षमता कम से कम 1000 गौवंश के रख रखाव की होगी। गोकुल ग्राम गृह चारा योजना से पशुओं की पौष्टिकता की आवश्यकता की पूर्ति भी की व्यवस्था भी उसी गौ ग्राम के अंदर होगी। महत्वपूर्ण रोगों जैसे ब्रुसेलोसिस, क्षय और जेडी की नियमित जांच से गोकुल ग्राम को रोग मुक्त रखा जाएगा। इसके लिए डिस्पेंसरी की स्थापना भी उसके अंदर की जाएगी। एक सघन पशु चिकित्सा और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र गोकुल ग्राम का अनिवार्य हिस्सा होगा। जहां भी गोकुल ग्राम गौ ग्राम बनेगा उसमें इसकी स्थापना की जाएगी। महानगरों के समीप भी शहरी गायों के देखभाल के लिए कैटल हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, ये गोकुल ग्राम मिशन सरकार ने तय किया है और इसके माध्यम से जो गैर सरकारी सरकार भी इस काम को करेगी। सरकार को, विभिन्न राज्य सरकारों को भी बताया गया है कि आप इस योजना को क्रियान्वित करिए, और जो गैर सरकारी संगठन है, ट्रस्ट है, NGO है, उनके लिए भी या कोऑपरेटिव बनाकर करें, उनको भी सहायता देने की इसमें घोषणा की गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे समाज को इसमें लगना होगा, समाज के अंदर जागरूकता पैदा करनी होगी। और अभी हम जो प्रभारी जी हैं उनका एक पढ़ रहे थे, उनका शायद आगे होने वाला है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि गौ माता भारतीय संस्कृति की प्राण रेखा है। और मैं कहता हूं कि जो गो वंश है, जो हिंदुस्तानी समाज है, उसका लाइफलाइन है। उसके बिना देश का विकास संभव नहीं है। जितने देश हैं दुनिया में जहां पशुपालन के काम होते हैं, वहां पर एक निश्चित रूप से नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है, नेशनल ब्रीडिंग सेंटर। प्रभारी जी भाषण आए करेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक कामधेनु यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए। देश के अंदर जो एनिमल हस्बेंड्री का यूनिवर्सिटी बहुत है, लेकिन जितने देश हैं उसके अंदर एक निश्चित रूप से नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है। अपने देश में छोटे छोटे ब्रीडिंग सेंटर्स बहुत हैं, उसकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान अकेला देश है जहां नेशनल ब्रीडिंग सेंटर नहीं है।
तो इनकी जो मांग है उसमें कि कामधेनु विश्वविद्यालय स्थापित की जाए। तो इससे भी बड़ी बात मैं निश्चित रूप से आप घोषणा करता हूं कि अपने देश के अंदर एक नहीं दो नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। उत्तर भारत में एक और दक्षिण भारत में एक। हमारे पास हमारी सरकार इसके लिए कितना चिंतित है कि अभी जो आपने बजट देखा है उसमें 50 करोड़ रुपया का अलग से प्रावधान किया गया है सिर्फ इस 8 महीने के लिए। ये बजट तो 8 महीने का है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जो जीवन है, जो गांव में रहते हैं, गांव में जो जीवन रहता है, जो गांव में किसान रहते हैं, उनका जो जीवन रेखा गोवंश है, इसके समृद्धि के लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए इस सरकार को चाहे जितना कुछ करना पड़ेगा उसमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होगी। अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि बिना समाज के सहयोग से काम संभव नहीं। और मेरा अपना निजी अनुभव है कि समाज के अंदर बड़ी संख्या में गौ माता की सेवा करने की भावना है। अब उन भावनाओं को और स्पीडी बनाकर सरकार भी उसमें समन्वय स्थापित करके गौ वंश के विकास के लिए जितना काम करेगा देश का उतना ही भला होगा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो समय है आपको ये जो गोपाष्टमी का जो समय होता है और भगवान कृष्ण से गाय का कितना जुड़ाव रहा है उस बीच में हम नहीं जाना चाहते। देश के बच्चा बच्चा को पता है कि भगवान कृष्ण गौ सेवा किस प्रकार से करते थे, चरवाहा से लेके और पूरी सेवा में अपने पूरा बाल्यकाल और जवान होने पर भी उन्होंने गौ सेवा ही किया था। तो ये जो गोपाष्टमी का अवसर है, हम सब संकल्प लें कि उस दिन निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर हम इस दिशा में जन जागरण का उस दिन से अभियान प्रारंभ करें। इसी विनती के साथ बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हाँ, मैं आपको बता दूं, आप बैठिए ना, मैं बता देता हूँ। आप बैठ जाइए बैठिए ना। अरे सुनो भाई, आप बैठो भाई, मेरी बात सुनिए ना। आप सुनिए भी तो और हम सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये ध्यान में रहे। हम सब लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं और बड़ी मेहनत और परिश्रम करके देश के अंदर जो देश की दुर्दशा थी उससे देश को बचाने के लिए एक अपनी सरकार बनाए और अपनी सरकार बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया है। और हमारा लक्ष्य है इस देश को समृद्धशाली, संपन्न और स्वाभिमानी बनाने के लिए। और उस स्थान पर देश को पहुंचाने के लिए, जैसे अपने परिवार में यदि आप रहते हैं, छतदार मकान है, तो छत पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी होती है और उसकी खेड़ी होती है। हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, आप पता ना समझ रहे हैं कि नहीं। खेड़ी जानते हैं ना, सीढ़ी में खेड़ी, स्टेप, अंग्रेजी में स्टेप बोलते हैं। आप समझ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। तो आप यहाँ से जाएंगे घर, अपने छत पर सीढ़ी लगाएंगे और पहला पैर एक स्टेप नीचे के स्टेप पर रखेंगे, फिर दूसरा पैर दूसरे स्टेप पर, दूसरे खेड़ी पर रखेंगे, फिर तीसरे पर रखेंगे, फिर चौथे पर रखेंगे। तो 15-20 मिनट में आप उस लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे जहां जिस छत पर आपको पहुंचना है। लेकिन यदि आपने ये गलती की कि पहला कदम सबसे निचले स्टेप पर रखा और दूसरा कदम 7वें स्टेप पर रखा, तो गिरेंगे और छत पर लक्ष्य पर पहुंचने के बदले आप हॉस्पिटल जाएंगे। समझे ना? पूरी बात मेरी सुनो। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारी पूरी बात सुनो भाई, हमारी सरकार ने तय किया है, सुनो, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस देश का जो लाइफ लाइन है कृषि है और कृषि का लाइफ लाइन गौवंश है। आप सुनो भाई,
देश का लाइफलाइन कृषि है और कृषि का लाइफलाइन गौवंश। गौवंश का जितना संरक्षण और संवर्धन होगा, देश उतना ही शक्तिशाली, संपन्न और स्वाभिमानी होगा। इसके प्रथम चरण में, प्रथम स्टेप पर हमने कदम रखा है कि उनके संरक्षण और संवर्धन की सरकार में जाने के बाद हम कैसी योजना बना सकते हैं। ये हम सब के मंशा का प्रगटीकरण है कि हम निश्चित रूप से गौवंश का संरक्षण और संवर्धन चाहते हैं। हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जो लक्ष्य हमारा है वहां पहुंचने के लिए जितने आयाम हैं, जितने स्टेप्स हैं, हम एक एक करते करते हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य पर पहुंचेंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं।